हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये उसका सेकंड पार्ट है सेक्शन 15 से। ठीक है, सेक्शन 14 तक हम पिछली क्लास में देख चुके थे एंड आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 22 जून के बाद टेलीग्राम जब चालू हो जाएगा दोबारा से तो टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो देखो, सेट ऑन और सेट ऑफ क्या होता है, सबसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, दो कंपनीज़ हैं, ठीक है। एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट, जिसका जो एलोकेबल सरप्लस है उसमें से उसने बोनस देने के बाद भी उसका प्रॉफिट बच रहा है। मतलब टोटल मान लो उसका 25% टोटल एलोकेबल सरप्लस था, जिसमें से उसने मैक्सिमम 20% भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया, ठीक है। और दूसरी कंपनी है जिसको बहुत कम ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके पास एलोकेबल सरप्लस बहुत ही कम है, मान लो टोटल 5% मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें से वो मिनिमम बोनस भी देने का सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिनिमम बोनस तो देना ही होगा। तो मिनिमम बोनस देने के बाद भी वो अभी मतलब बहुत ही कम उसके पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। या तो प्रॉफिट बहुत कम है या फिर लॉस है ना। ये दो कंडीशंस हैं। जब इसके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये अगले साल के लिए उसे सेट ऑन कर देगा, ठीक है। सेट ऑन यानी कि आने वाले सालों में जो भी बोनस उसे देना है एम्प्लॉयर को, वो आने वाले सालों में ये जो एक्स्ट्रा उसके पास एलोकेबल सरप्लस बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा हुआ है, ये आने वाले सालों में वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है बोनस के रूप में, ठीक है। लेकिन अब जैसे नुकसान हुआ है वो क्या करेगा, वो करेगा सेट ऑफ। यानी कि ये जो डेफिसिट है, शॉर्टफॉल अमाउंट है, इसे आने वाले सालों तक कैरी फॉरवर्ड करेगा और आगे जो उसे प्रॉफिट होगा वहाँ पर इसे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये मैक्सिमम 4 साल तक यूटिलाइज़ की जा सकती हैं। एग्जांपल, अगर 2026 में कोई कंपनी है जिसने कुल 25% प्रॉफिट किया है, उसने 20% अपने एम्प्लॉयज़ में बांट भी दिया, लेकिन फिर भी उसके पास 5% बचा हुआ है, तो इस 5% को वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देगी और आने वाले 4 सालों तक ही उसे यूज़ कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसकी भी कुछ लिमिट होती है, ठीक है। इसे अभी देखते हैं। सबसे पहले सेट ऑन, सेविंग एक्सेस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है तो उसे हम आगे लेकर जा रहे हैं फ्यूचर बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन द मैक्सिमम बोनस पेबल, यानी हमने मैक्सिमम बोनस भी दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एलोकेबल सरप्लस बचा हुआ है ना। मान लो 1 लाख का अमाउंट है, अब इसमें से 80,000 हमने मैक्सिमम बोनस दे दिया सबको, 20% के हिसाब से हमने 80,000 सबको दे दिया, ठीक है। जो भी बन रहा था सारे एम्प्लॉयज़ के वेजेस मिला मिलू के 80,000 हमने दे दिया टोटल बोनस हमारा। अब इसमें से 20,000 बचे हुए हैं, तो ये हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, किसके लिए, फ्यूचर ईयर्स के लिए। अब ये जो अमाउंट है ना, ये एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी और वेजेस से 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके टोटल सैलरीज और उस सैलरी अमाउंट का टोटल 20% उससे ज़्यादा सेट ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि इस केस में हमारे पास 5% जो बच रहा था ना, तो ये ठीक है, हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5% ही बचा है, 20% से ज़्यादा नहीं है। अब ये जो अमाउंट है ये 4 अकाउंटिंग ईयर्स तक, यानी करंट ईयर 2026 और आने वाले 4 सालों तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2026 लिया था, और किस लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि अगर फ्यूचर ईयर्स में प्रॉफिट लो हो तब भी आप बोनस अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकें, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार और देख लेते हैं। सेट ऑन, आप बस इतना याद रखो, सेट ऑन यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसे आगे ले गए, सेट ऑफ यानी कि कम प्रॉफिट है और उसे आगे ले गए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और यूटिलाइज कब तक करना है, 4 अकाउंटिंग ईयर्स तक। कितना करना है, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी और वेजेस को मिलाकर। अब सेट ऑफ क्या होता है, कवरिंग शॉर्टफॉल। जब एलोकेबल सरप्लस लेस देन मिनिमम बोनस रिक्वायर्ड है, मतलब जो 8.33% है, ये मिनिमम बोनस अमाउंट है ना, इससे भी कम एलोकेबल सरप्लस है हमारे पास, तो इस अमाउंट को जो भी बाकी होगा शॉर्टफॉल अमाउंट उसे करेंगे सेट ऑफ, ठीक है। और पिछला सेट ऑन भी नहीं है हमारे पास, है ना, तो इस अमाउंट को जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसे कर देंगे हम सेट ऑफ आने वाले सालों के लिए। कब तक के लिए, अगेन 4 अकाउंटिंग ईयर्स तक के लिए। और इसे आने वाले जो फ्यूचर सरप्लस जो हमारी कंपनी को होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें इसे डिडक्ट कर लिया जाएगा,
बस एग्जांपल 2020 में एक कंपनी के पास कोई प्रॉफिट्स नहीं थे, लेकिन इसे 1 लाख मिनिमम बोनस तो देना ही था, लेकिन ज़ीरो सरप्लस था इसका। तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है ना, शॉर्टफॉल अमाउंट है, इसे वो अपने बेसिकली सेट ऑफ कर देगी और फ्यूचर ईयर्स में जो सरप्लस होगा, जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें से इसे डिडक्ट कर लेगी बोनस देने के लिए। नाउ और इसका जो मेथड होगा कैलकुलेशन का, ये 4th शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, फीफो कहते हैं इसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे रिलेटेड एक और टर्म है लीफो, जिसे हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। देखो दोनों का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सीधा सीधा मतलब है 4 लोग हैं मान लो, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब किसी फैक्ट्री में ये बंदा पहले आया था और लास्ट में ये आया है, ठीक है। तो अगर कंपनी को ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करना है ना, और वो फीफो मेथड अप्लाई कर रही है, फीफो मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन ये हुआ था तो इसे पहले निकाल दो, और लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में ये आया है इसे निकाल दो। मैक्सिमम केसेस में कंपनीज लीफो मेथड ही यूज़ करती हैं, बट अब हम ले ऑफ के केस, इसमें सेट ऑन और सेट ऑफ के केस में देखते हैं। कंपनी जो अपने अमाउंट्स को प्रिजर्व करके रख रही है सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। एक कंपनी है, उसने 2020, 21 और 22 में सेट ऑन किया हुआ है अमाउंट, ठीक है। अब 2023 में उसे थोड़ा सा नुकसान हुआ और उसके पास इनफ एलोकेबल सरप्लस नहीं है कि वो बोनस दे पाए। तो ये जो अमाउंट्स इसने सेट ऑन किए हैं ना, इसमें से पहला वाला सबसे पहले यूज़ करेगी ये 2020 वाला, फर्स्ट इन, यानी फर्स्ट इन, और यही फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। लास्ट कौन सा आया है 2022, अगर लीफो मेथड अप्लाई होती है यहाँ पर तो 2022 आता। तो सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए आपको सिर्फ एक मेथड याद रखनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। ओल्डेस्ट अमाउंट को सबसे पहले निकाल दो, बस ये उसकी समरी। सेट ऑन यानी कि मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है तो उसे 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लो, सेट ऑन हो गया। सेट ऑफ यानी कि मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रहे आप, इतना कम सरप्लस है, तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसे आने वाले 4 सालों तक के लिए रिकॉर्ड करके रखो और आने वाले प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लो। फीफो रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, जो भी अगर आपके पास ओल्डेस्ट अमाउंट जो है उसे पहले डिडक्ट करो, सेट ऑन या सेट ऑफ के केस में। अब इसमें स्पेशल प्रोविजंस भी हैं कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। सबसे पहले तो जो नई इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स आफ्टर स्टार्टिंग सेल्स एंड सर्विस, आफ्टर स्टार्टिंग यानी कि पहला साल अलग, उसके बाद 5 साल तक इसमें बात की गई है। तो ऐसी कोई कंपनी है तो उसमें बोनस सिर्फ तब देना होगा जब उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट्स में ऑल्दो ये होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ आपको बोनस देना होगा, लेकिन नई इस्टेब्लिशमेंट है तो वो सिर्फ बोनस तब देगी अपने एम्प्लॉयज़ को जब उसे प्रॉफिट हुआ है। सेकंड, इसमें सेट ऑफ और सेट ऑफ नहीं, सेट ऑन और सेट ऑफ नहीं होगा, सेक्शन 15 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, बोनस नॉर्मली कैलकुलेट होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, इफ़ प्रॉफिट हुआ है तो बोनस जैसे इस एक्ट में दिया हुआ है ना उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी कि डिडक्शंस भी होंगे। अगर कोई फ्रॉड करता है या फिर लड़ाई झगड़ा भी करता है या फिर एम्प्लॉयर को उसकी वजह से नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है, तो वो सभी अमाउंट्स डिडक्ट किए जा सकते हैं और उस हिसाब से ही बोनस कैलकुलेट किया जाएगा जैसा इस एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब प्रॉफिट हुआ हो। अब सेक्शन 1B कहता है, 6th और 7th ईयर की बात करता है ये भी। अब यहाँ पर होता है पार्शियल सेट ऑन और सेट ऑफ। 6वें और 7वें साल में जब इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो या फिर नुकसान होता है, सेट ऑन और सेट ऑफ दोनों ही हो सकते हैं ऑब्वियसली, तो उन्हें 5th और 6th ईयर के टुगेदर मिलाकर जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना उसे मिलाकर हम सेट ऑन या सेट ऑफ करेंगे। 7th ईयर जब आ जाता है तो तीनों सालों को मिला लेंगे, 5th, 6th और 7th ईयर को मिलाकर फिर सेट ऑन या सेट ऑफ जो भी हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ ग्रेजुअली अपने सेट ऑफ और सेट ऑन प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस कर रही है। एकदम से अगर किसी कंपनी पर प्रेशर आ जाएगा, मान लो उसे लॉस हो गया, तो वो तो सेट ऑफ ही करता रह जाएगा, है ना, उसे प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए लॉ कहती है कि धीरे धीरे इस प्रोविज़न को कंपनीज में इंट्रोड्यूस करो। अब सबसेक्शन सी कहता है 8th ईयर से क्या होगा। 8th ईयर से हर कंपनी को एग्जैक्टली हर रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि पूरा सेक्शन 15 यहाँ पर अप्लाई होगा, सेट ऑन और सेट ऑफ होंगे और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसा कि पुराने बिजनेस के साथ चला आ रहा है।
ये है उसकी समरी टेबल। ईयर 0 में कोई सेल्स और सर्विस हुई नहीं है तो बोनस इशू कर ही नहीं सकते। ईयर 1 और 5 में सिर्फ बोनस तब देंगे जब प्रॉफिट हुआ हो, कोई सेट ऑन सेट ऑफ नहीं। 6th और 7th ईयर में सेट ऑन और सेट ऑफ होता है लेकिन पार्शियल होता है। 8th ईयर से उसे नॉर्मल ट्रीट कर लेंगे जैसे सेक्शन 15 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट को, मान लो एक कंपनी है, उसने अपनी ब्रांच बदल दी, ठीक है, ब्रांच की लोकेशन बदल दी या मैनेजमेंट बदल दिया, नाम बदल दिया, ओनरशिप बदल दी, सिर्फ इस वजह से उसे नई कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट कंसीडर्ड न्यूली सेटअप जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन, मैनेजमेंट, नेम और ओनरशिप। नाउ एम्प्लॉयर ये कब माना जाएगा कि एम्प्लॉयर को प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है? तो देखो सीधी सीधी बात ये है, आप ये नहीं बोल सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ है जब तक आपने अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली अकाउंटेड ना करवाया हो। ठीक है, जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं और आपके जो अकाउंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी को प्रॉपरली नहीं बनवाया, आपने अपना डेप्रीसिएशन क्लियर नहीं किया, पुराने लॉसेस क्लियर नहीं किए, और आपको सिर्फ इस साल में प्रॉफिट हो गया, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी पुराने जो भी नुकसान हैं, एरियर्स हैं, उन सभी को क्लियर करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉ में जो भी डेप्रीसिएशन वगैरह हैं या फिर एरियर्स हैं, ठीक है, जो भी लॉस आपको हुआ है पास्ट में, उन सभी को क्लियर करना पहले ज़रूरी है, तभी आपका प्रॉफिट माना जाएगा एक्चुअल। अब जो भी ट्रायल रन और प्रोस्पेक्टिंग सेल होती है, ये बेसिकली उस समय होती है जब आपकी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होती, लेकिन एक ट्रायल प्रोडक्ट्स जो आते हैं ना, आपने मार्केट में देखे होंगे, ट्रायल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 1-1 रुपये में, अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिलते हैं, 1 रुपये में एक ट्रायल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसे आप मतलब इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना तो उसे प्रॉफिट में आप काउंट करोगे, ना ही उसे एलोकेबल सरप्लस वगैरह में काउंट किया जाएगा। ओके, नाउ गुड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग स्टेज ऑफ माइन और ऑयल फील्ड, जो कि अभी एक्सप्लोरेशन फेज में है, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो इस बात पर सवाल उठ गया कि कौन डिसाइड करेगा कि ये कंपनी ट्रायल रन पर है या प्रोस्पेक्टिंग पर है, ये डिसाइड कौन करेगा? सबसे पहले तो इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो भी पार्टीज़ हैं इस डिस्प्यूट में या इस क्वेश्चन में, उनको एक फेयर चांस मिलेगा अपना केस रिप्रेजेंट करने का, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो होगा फाइनल। इसमें आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते इसके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है द सेम रूल्स 1A, 1B और 1C में जो हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पर भी अप्लाई होते हैं जिन्होंने नए डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स या फिर ब्रांच ओपन की हैं। ठीक है, 1A, 1B, 1C जो अभी हमने पढ़े थे सेट ऑन सेट ऑफ से रिलेटेड, ये वाले। ठीक है, 6th और 7th ईयर, 8th ईयर, और जब प्रॉफिट हो सिर्फ तभी बोनस देना है। तो ये प्रोविजंस जो हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके नए डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग या फिर ब्रांच पर भी एप्लीकेबल किए जाएंगे। मतलब कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी लेकिन उसने अपना एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, नई ब्रांच खोली है उसने, तो उस पर वो प्रोविजंस अप्लाई होंगे। यानी कि जब प्रॉफिट होगा सिर्फ तब बोनस देना है। 6th तो 7th ईयर से सेट पार्शियल, सेट ऑन सेट ऑफ, और 8th ईयर से उसे रेगुलर जो सेक्शन 15 के प्रोविजंस हैं उन्हें अप्लाई होंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये इस डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग पर पहले से ही पहले से ही बोनस दे रहा था, यानी 29 मई 1965 से पहले ही इस डिपार्टमेंट या फिर ब्रांचेस पर वो बोनस दे रहा था, तो फिर उसे सभी डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस पर अपने बोनस देने होंगे। ठीक है, और बोनस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? सारे डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट को मिलाकर, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हों, जितनी भी ब्रांचेस हों, उन सभी को एक ही माना जाएगा और फिर उसका बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। और दिस अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ व्हेन ईच डिपार्टमेंट वाज सेटअप, यानी ये भी नहीं देखा जाएगा कि डिपार्टमेंट सेटअप हुआ कब है। नाउ सेक्शन 17 कहता है एडजस्टिंग कस्टमरी और इंटरिम बोनस अगेंस्ट बोनस पेबल, यानी कि सीधी बात है, आपको 100 रुपये एक एम्प्लॉय को बोनस देना है। ठीक है, लेकिन आपने उसको दिवाली पे बोनस दे दिया 20 रुपये मान लो। ठीक है, और आपने उसे बोनस की ड्यू डेट से पहले ही
बोनस दे दिया, मान लो 50 रुपये दे दिया, तो आप इन अमाउंट्स को एडजस्ट करके जो भी बाकी का अमाउंट होगा वो उसे बाद में दे सकते हो, ठीक है। पूजा बोनस या कस्टमरी बोनस हो गया, फेस्टिवल्स पर, दिवाली होली पर आपने बोनस दे दिया। और अ पार्ट ऑफ बोनस अंडर दिस एक्ट बिफोर द ड्यू डेट, यानी आपको असल में उसे बोनस देना था मान लो अगस्त में, लेकिन आपने जून में ही उसे बोनस दे दिया, कुछ पार्ट बोनस का दे दिया, तो आप उसे डिडक्ट कर सकते हो। सेक्शन 18 बताता है डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम बोनस। अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उस अमाउंट को वो एम्प्लॉयर सिर्फ उस ईयर में ही, उस अकाउंटिंग में ईयर में ही डिडक्ट कर सकता है। मान लो 2026 में किसी एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर को नुकसान हो गया, ठीक है, मान लो 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तो फिर जो एम्प्लॉयर होगा ना, वो ये 1000 सिर्फ 2026 के अकाउंटिंग ईयर में ही उसके बोनस अमाउंट से डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आने वाले साल में कर लिया, 27 में कर लिया, ठीक है, या फिर 25 का अमाउंट था 26 में कर लिया, ऐसा भी नहीं। जिस साल की बात है उसी साल में उसे ख़त्म करो। सेक्शन 19 बताता है कि बोनस पेमेंट करने की टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है, देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट बोनस जो पेंडिंग है अथॉरिटी के पास, ठीक है, सेक्शन 22 में जो आने वाला है अभी हम आगे देखेंगे। तो फिर अगर डिस्प्यूट के केस है तो फिर 1 मंथ के अंदर अंदर, यानी जब भी अथॉरिटी अपना डिसीजन दे देगी, मान लो अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दे दिया 1 जून को, ठीक है, तो फिर इस महीने के ख़त्म होने से पहले पहले, ये जून का महीना ख़त्म होने से पहले पहले ही पूरा बोनस जो होगा वो उसे देना होगा, ओके। अब अगर डिस्प्यूट नहीं है तो फिर 8 महीने के अंदर अंदर, जिस अकाउंटिंग ईयर में आपको बोनस देना था, वो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद 8 महीने के अंदर अंदर वो बोनस आपको देना होगा। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये 8 महीने का पीरियड एक्सटेंड भी कर सकती है अगर उसे लगता है कि सफिशिएंट रीजंस हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है? 2 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, यानी कि 8 महीने ये हो गए और उसे गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया मान लो, तो फिर दोनों ही पीरियड्स को मिलाकर टोटल 2 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं हो सकता एक्सटेंड। सिंपल वर्ड्स में, नॉर्मली 8 महीने के अंदर देना है। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो डिसीजन आने के 1 महीने के अंदर अंदर देना है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो पीरियड को, 8 महीने के पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता। सेक्शन 20, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केसेस। अब देखो, जनरल रूल ये है एक्ट का कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। उनकी सेपरेट अपने लेजिस्लेशंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, वो उनसे गवर्न किए जाते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो गुड्स बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर सर्विसेज दे रही है, और ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं ये किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के कंपटीशन में आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में कंपटीशन है, और इस गुड्स और सर्विसेज से ये जो पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट है इसे अपनी टोटल ग्रॉस इनकम का 20% इनकम इस गुड्स और सर्विसेज से ही मिल रहे हैं, तब इसे पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट है, और इस एक्ट के प्रोविजंस, बोनस प्रोविजंस इस पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट में भी अप्लाई होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। एक ये है पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, और एक है प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है। इन दोनों में कंपटीशन है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी गुड्स और सर्विसेज दे रही है, ठीक है, और ये भी वही चीज़ दे रही है, दोनों का सेम पर्पस है अपने बिजनेस का, ठीक है। तो फिर जब इसकी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट की टोटल इनकम है जो, मान लो 1 लाख हो रही है इसकी टोटल इनकम, और इसमें से 25,000 रुपये, मिनिमम लिमिट 20,000 है लेकिन हमने 25 लिया, मैक्सिमम ही लिया है, थोड़ा उससे ज़्यादा लिया है, ठीक है। 25,000 रुपये ये गुड्स प्रोड्यूस करके या फिर सर्विसेज दे के कमा रहा है, तो फिर इसे प्राइवेट कंपनी ही माना जाएगा और बोनस के सारे प्रोविजंस इस पे अप्लाई किए जाएंगे, ओके। नाउ सेक्शन 21, रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अब बोनस रिकवरी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहले तो एम्प्लॉय खुद कर सकता है, या फिर पर्सन ऑथोराइज इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, रिटर्न ऑथोराइजेशन के बाद कोई भी पर्सन कर सकता है।
या फिर उसका असाइनी या फिर लीगल एयर, इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तब। अब रिकवर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मनी जो भी बोनस के अंदर फंसी हुई है वो रिकवर होगी सेटलमेंट के ज़रिए, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक सेटलमेंट हो गया कि हाँ ठीक है, चलो हमें अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बोनस आपका पूरा दे दूंगा। अवार्ड के ज़रिए, अगर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास केस गया है तो उनका जो डिसीजन आएगा उसे अवार्ड कहा जाता है, तो उसके ज़रिए भी रिकवर किया जा सकता है। या फिर एक वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए भी रिकवर किया जा सकता है बोनस को। अब रिकवर किया कैसे जाएगा? सबसे पहले तो एप्लीकेशन फाइल होगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर अगर किसी अथॉरिटी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो उसके समक्ष एप्लीकेशन फाइल होगी। अब गवर्नमेंट चेक करती है कि मनी सच में ड्यू है भी या नहीं है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है कलेक्टर को, किस लिए? ताकि जो भी मनी ड्यू है उसे रिकवर करे कलेक्टर। और किस तरीके से रिकवर करेगा? जैसे लैंड रेवेन्यू एरियर है उस तरीके से। अब इसकी भी टाइम लिमिट है। इसकी टाइम लिमिट है मैक्सिमम 1 साल। जब भी आपका बोनस ड्यू हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर किसी वैलिड रीज़न की वजह से फाइल नहीं कर पाए थे तो इस 1 साल के टाइम पीरियड को वो बढ़ा भी सकते हैं। सेक्शन 22 रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द एक्ट। अब देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत, ठीक है। और कब माना जाएगा? जब कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बोनस को लेकर, ठीक है, कितना बोनस देना है या नहीं दिया उसको लेकर, ठीक है, या फिर ये इस बात पर डिसएग्रीमेंट है कि ये एक्ट पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होगी या नहीं होगी। ये दोनों डिस्प्यूट के टॉपिक्स हो गए। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लो, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो भी अथॉरिटीज़ अपॉइंट की गई हैं, जिनमें लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, और उन सभी की पावर, प्रोसीजर्स, रेमेडीज सब उस एक्ट के तहत ही मानी जाएंगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, और उन अथॉरिटीज़ के पास ही ये केसेस जाएंगे। ओके, तो रेफरेंस दिया जाएगा बेसिकली डिस्प्यूट्स का। सेक्शन 23 ट्रस्टिंग द कंपनीज अकाउंट्स, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज। ये सेक्शन जो है सिर्फ इतनी सी बात करता है कि कोई भी आर्बिट्रेटर या फिर ट्रिब्यूनल है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत इस्टेब्लिश की गई है, उसके पास कोई डिस्प्यूट जाता है बोनस से रिलेटेड, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो कि ड्यूली ऑडिटेड किए गए हैं, या तो सीएजी के द्वारा, जो इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसने ऑडिट किया है, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइंड एक क्वालिफाइड कंपनी ऑडिटर ने किया है इसे ऑडिट, तो फिर अथॉरिटी के पास कोई शक करने की गुंजाइश नहीं होगी। अथॉरिटी एम्प्लॉयर को ये नहीं बोलेगी कि आप अपने ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के जो करेक्टनेस है उसके लिए, एक्यूरेसी है उसके लिए एक एफिडेविट भी फाइल करो। अथॉरिटी यही मानेगी कि ये सभी एक्यूरेट हैं, दे आर एक्यूरेट, बिल्कुल सही हैं और शक करने की कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर अथॉरिटी ये सेटिस्फाई हो जाती है, उसे लगता है कि ये जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं ये सभी एक्यूरेट नहीं हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट अथॉरिटी के सामने पेश कर दिए। अब ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस थे, इन्हें ऑलरेडी सीएजी या फिर एक क्वालिफाइड कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर चुका था, तो फिर अथॉरिटी उस पर शक नहीं करेगी और यही मानेगी कि आपने जो भी हमें भैया दस्तावेज दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन आगे चलकर कंपनी अथॉरिटी को शक होता है कि ये तो यार एक्यूरेट है नहीं, है ना, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स उनके मैच कर ही नहीं रहे, तो फिर अथॉरिटी नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है उनकी एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए। नाउ राइट टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अब देखो, एम्प्लॉय या फिर ट्रेड यूनियन के पास ये राइट होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर वो सवाल कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस। अब कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयज़ और कंपनी के बीच में, या फिर अगर कोई ट्रेड यूनियन उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर
एम्प्लॉय खुद या फिर ट्रेड यूनियन एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकती है। किस लिए? कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को चेक करने के लिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। अब अथॉरिटी सबसे पहले चेक करेगी कि ये जो एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स पर, वो ज़रूरी है भी या नहीं है, या फिर ऐसे ही मांग रहे हैं हवा में। ठीक है, इफ़ दी अथॉरिटी अग्रीज, अब अगर अथॉरिटी एग्री हो जाती है कि हाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत तो है क्योंकि डिस्प्यूट बड़ा है, तो फिर अथॉरिटी एक ऑर्डर इशू करेगी कंपनी को, और जो भी एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ है एम्प्लॉय या ट्रेड यूनियन ने वो एम्प्लॉयर से मांगेगी, और कंपनी को वो क्लैरिफिकेशन देना होगा विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। जितना टाइम अथॉरिटी उसे दे रही है कि आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर ये क्लैरिफिकेशन दो, तो कंपनी को देना भी होगा। अब हमने कंपनीज की बात कर ली, अब आते हैं बैंकिंग कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट्स पर। अब देखो, अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है अगेन सेक्शन 22 के हिसाब से, तो फिर बैंक ने जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हैं अपने, ऑडिटेड अगेन CAG और ड्यूली जो ऑडिटर्स होते हैं उन्होंने ऑडिट किया हुआ है, तो फिर एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस यहाँ पर इनकी करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स हैं बैंक के, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बैंक से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो भी ज़रूरी है कि बोनस कितना पेबल होगा, कितना बोनस हमें मिलेगा, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। लेकिन आप उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स पर, स्टेटमेंट्स पर सवाल नहीं उठा सकते जो ऑडिटेड हैं ऑलरेडी। नाउ इवन दो एम्प्लॉयज़ कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, अब देखो एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन तो मांग सकते हैं कि हमें कितना बोनस मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बैंक्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैंक्स लीगली डिस्क्लोज नहीं कर सकती बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन 1949 के हिसाब से, वो बैंक नहीं देगी किसी भी एम्प्लॉय को, अगर वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई तो। ठीक है, सेक्शन 25 कह रहा है कि जो कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं, उनके बारे में तो हमने बात कर ली, बैंक के बारे में भी बात कर ली, लेकिन ये दोनों ही नहीं हैं, तो उनके बारे में क्या? अब ऐसे एम्प्लॉयर्स जो ना तो कॉरपोरेशन है ना कंपनीज हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, तो उनके बारे में अगर उनके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, जो कि क्वालिफाइड ऑडिटर ने ही ऑडिट किए हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि इनके अकाउंट्स भी एक्यूरेट हैं, जो हमने सेक्शन 23 में माना था सभी इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। अगर क्वालिफाइड ऑडिटर है या फिर CAG है तो उनके अकाउंट्स सही हैं, बिल्कुल सही हैं, शक करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन अगर अथॉरिटी को लगता है कि अकाउंट्स ऑडिट हुए ही नहीं अभी तक, या फिर अगर हुए भी हैं तो क्वालिफाइड ऑडिटर ने नहीं किए, इनने ऐसा ही कोई एक ऑडिटर पकड़ लिया, उससे ऑडिट करवा लिया अपने हिसाब से, तो अथॉरिटी उन्हें बोल सकती है कि आप एक क्वालिफाइड ऑडिटर से इन्हें ऑडिट करवाओ। या फिर अथॉरिटी को लगता है कि ऑडिट ज़रूरी है डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए, तो फिर अथॉरिटी बोलेगी जो एम्प्लॉयर है उसे इतना टाइम दे देगी, आपके पास 6 महीने का टाइम है, और ऑडिटर भी अथॉरिटी ही चूज़ करेगी। और एम्प्लॉयर को बोलेगी कि ये रहा ऑडिटर आपके पास, ठीक है, और ये रहा आपके पास टाइम, इतने टाइम में इस ऑडिटर से आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ। अब आते हैं केसेस, इफ़ एम्प्लॉयर फेल्स टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, मतलब एम्प्लॉयर ने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसी अथॉरिटीज़ तो बहुत देखी और मैं नहीं करवाऊंगा ऑडिट, तो फिर अथॉरिटी खुद उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाएगी, और ऑडिटर उसकी मर्ज़ी का ही होगा। किसकी? अथॉरिटी की मर्ज़ी का। अथॉरिटी ही ऑडिट करवा रही है और ऑडिटर भी अथॉरिटी का ही है। अब जब सारे अकाउंट्स इस सब सेक्शन 3 में और 2 के हिसाब से ऑडिट हो जाएंगे, तब सेक्शन 23 अगेन अप्लाई होगा कि हाँ भैया इनके अकाउंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इनमें शक करने की गुंजाइश है ही नहीं। अब ऑडिट तो करवा दी अथॉरिटी ने, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? फीस लगती है ना। तो जो भी ऑडिट हो रहा है सब सेक्शन 3 में, उसका जितना भी पैसा होगा वो देगा एम्प्लॉयर, ऑडिटर की फ़ीस होगी वो भी देगा एम्प्लॉयर। और अमाउंट को डिसाइड कौन करेगा कि कितना अमाउंट है? तो फिर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितना अमाउंट लगा हुआ है, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मान लो और एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि मैं नहीं दे रहा इसकी फ़ीस, ऑडिटर की फ़ीस मैं नहीं दे रहा, और ना ही इसके सारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सभी दूंगा, तो फिर उसे रिकवर किया जाएगा जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट है। अब सेक्शन 26 अगेन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स, बहुत ही सिंपल सा, जो हर एक्ट में हम देखते आ रहे हैं, पिछली 3 एक्ट्स में हमने देखा है।
अगेन इसमें भी वही है कि एम्प्लॉयर को रजिस्टर, रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे, जैसा भी जो गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स के हिसाब से प्रेस्क्राइब करेगी। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी प्रेस्क्राइब वाली चीज़ है रूल्स, तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पर ना रूल्स को इशू करती है, पब्लिश करती है अपने ऑफिशियल गज़ेट में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं आते, ठीक है। तो आप सिर्फ बेसिक एक्ट को ही पढ़ो, वही बेनिफिशियल है आपके लिए। सेक्शन 27 बात करता है इंस्पेक्टर्स की। अगेन जैसा हर एक्ट में है वैसा ही इस एक्ट में है। अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन के जरिए, और उसकी जुरिस्डिक्शन, लोकल लिमिट्स को भी डिसाइड करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पावर्स क्या होंगी इसकी? इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकता है, प्रेमाइसेस में जा सकता है, रीजनेबल टाइम में असिस्टेंस के साथ जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो, लोगों से सवाल जवाब कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले सकता है, ठीक है, बुक्स, रजिस्टर जो मेंटेन करने हैं एम्प्लॉयर को, उसकी कॉपी ले सकता है, और बाकी की पावर्स अगर रूल्स में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती है तो वो पावर्स ही इंस्पेक्टर के पास होंगी। इंस्पेक्टर को सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, और एनीवन रिक्वायर्ड बाय एन इंस्पेक्टर, मतलब अगर इंस्पेक्टर किसी से भी डॉक्यूमेंट्स या फिर इन्फॉर्मेशन पूछता है तो लीगली उसे वो इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर को देनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस भी है, बैंकिंग कंपनीज में इंस्पेक्टर की पावर नहीं चलेगी, यानी इंस्पेक्टर को ना तो बैंकिंग कंपनी में कोई भी स्टेटमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन लेना अलाउ है, ना ही उसके बुक्स और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है इंस्पेक्टर। ओके। सेक्शन 28 बताता है पेनल्टी। अगर कोई भी इंसान इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मानता, या फिर टू whom a direction is given or a requisition is made under this act fails to comply with the direction, यानी इस एक्ट के हिसाब से अथॉरिटी ने उसे कोई डायरेक्शन दिया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा है और वो उसने नहीं माना, वो इस इंसान ने, तो उसे पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट है जो 6 महीने तक हो सकता है, या फिर फाइन लग सकता है 1000 का, या फिर दोनों लग सकते हैं। अब ये एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट, ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली, इस लिस्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल आप इस लिस्ट को एक बार ज़रूर देख लेना। एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, मतलब ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि ये है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होती, ये सभी एक्सक्लूडेड है। ओके। आरबीआई हो गई, आईएफसीआई हो गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सभी, ईएसआईसी, ये सभी यहाँ इन पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होती है। अब इस एक्ट में 4 शेड्यूल्स हैं, और दो हम ऑलरेडी ऊपर देख भी चुके हैं उन्हें, बट फर्स्ट शेड्यूल बात करता है सेक्शन 4A के कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। अदर केसेस में सेकेंड शेड्यूल में सेक्शन 4B, सब सेक्शन 4B और कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स इन एनी अदर केस, मतलब बैंकिंग के अलावा सभी कंपनीज में। थर्ड शेड्यूल बात करता है कि डिडक्ट क्या क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल बात करता है सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए। तो ये बेसिकली, ऑल्दो सेक्शंस के जो कंटेंट, इस शेड्यूल के जो कंटेंट है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल बेरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। जैसे ही उस पर से बैन हट जाता है 22 तारीख को, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसके सेक्शंस को, ये शेड्यूल्स को एक बार देख भी सकते हैं कि उनमें कंपोनेंट्स हैं क्या, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और इसके साथ हमारा कोड ऑन वेजेस में जितने भी एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं टोटल, उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट कोड शुरू करेंगे, तो कोड ऑन वेजेस और जितने भी जो चारों नए कोड्स हैं उन्हें हम सारी एक्ट्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपका 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो चारों कोड्स का एक अच्छा सा क्लास हो जाएगी, और सेकेंडली जितनी भी एक्ट्स हमने पढ़ी हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, और कंपैरिजन टेबल भी वहाँ पर ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन प्लस कोड साथ में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।